एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? देखिए इसमें चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमने पहले को टाइम पे वेलोसिटी देखी इक्वल टू टी वन, इसकी वेलोसिटी v1 थी, ठीक है। फिर बाद में कोई टाइम पे वेलोसिटी देखी इक्वल टू t2, इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। हमें नहीं पता कि बीच में क्या हुआ, बीच में पूरे मोशन में क्या हुआ हमें नहीं पता कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। समझ में आ रही है बात? हमने तो बस एक इनिशियल मोमेंट पे वेलोसिटी देखी, एक फाइनल मोमेंट पे वेलोसिटी देखी, और एवरेज एक्सेलरेशन को अपन ने डिफाइन कर दिया टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। समझ में आ रही है बात? यस सर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेक। वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? फाइनल मोमेंट की वेलोसिटी है ना, तो v फाइनल माइनस v2 v इनिशियल अपॉन में t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है ना बेटा? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? यस सर। जैसे यहाँ पे इसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? u2 वेक्टर, अच्छा ये v2 है क्या? हाँ v2 वेक्टर सर माइनस v2 v1 वेक्टर, माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है बेटा? यस। ये इसके लिए हो जाएगा। तो अभी अपने को क्या है ना कि बस फाइनल वेलोसिटी से मतलब है और इनिशियल वेलोसिटी से मतलब है, बीच की वेलोसिटी से अपने को कोई मतलब नहीं है। हम तो देखते हैं कि टोटल चेंज कितना हुआ, इतना टाइम कितना लगा, इतना, तो ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा इसकी डायरेक्शन कौन से वेक्टर के अलोंग होगी? ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन से वेक्टर के अलोंग होगी? सर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी के अलोंग या इनिशियल? हो सकता है दोनों वेलोसिटी डायरेक्शन अलग अलग हो। सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डायरेक्शन होता है वो, क्या कह रहे हो? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डायरेक्शन आता है वो। हाँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने पे। समझ में आ रही है बात? जैसे ए वेक्टर यस ये सर। है, बी वेक्टर ये है, इनका रिजल्ट, इनको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं, तो ए में बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उल्टा करके। समझ में आ रही है बात? तो ये आता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के अलोंग इसकी डायरेक्शन। समझ में आ रही है ना? ये v2 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है। v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसके अलोंग इसकी डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? यस सर। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर या एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता हूँ। same is the direction of change in velocity, change in velocity vector। तो ये चेंज के नीचे अंडरलाइन कर देना, चेंज इन वेलोसिटी वैक्टर, ठीक है ना? इसके चेंज के अलोंग है, दो वेक्टर के डिफरेंस के अलोंग है। मतलब मैं ये कहूंगा कि ए वेक्टर एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इसका डेल्टा वी के अलोंग है इसकी डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात?
तो डेल्टा वी की डायरेक्शन ना तो फाइनल वेलोसिटी के अलोंग है, ना ही इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग है, इसकी कोई डिफरेंट हो सकती है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को तकलीफ है क्या? No, sir. आगे चलो। हाँ सर। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से बी तक इस पाथ के, राइट? तो कोई मोमेंट पे उसकी, तो बीच में अपन ने टाइम मोमेंट ले लिया t इक्वल टू टी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर। समझ में आ रही है बेटा बात? और इसके अगला ही टाइम मोमेंट लीड की टाइम पर इसकी वेलोसिटी है v2 वेक्टर। समझ में आ रही है बात? बस टाइम इंटरवल क्या है? v2। ये जो टाइम इंटरवल है ये है v2। समझ में आ रही है बात? इस dt टाइम के बाद वेलोसिटी v2 है, मतलब जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे dv वेक्टर अपन ने बोल दिया v2 वेक्टर माइनस v1। दिस इज वेरी स्मॉल डिफरेंस इन वेलोसिटी in time interval dt, in small time interval dt, considered at, तो स्मॉल टाइम इंटरवल कहाँ पे लिया गया? कंसिडर्ड एट t इक्वल टू t। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो क्या? यस सर। Yes. तो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का। कौन से इंस्टेंट का? t इक्वल टू t1 का। तो वो वहां पे जो छोटा सा वेलोसिटी का डिफरेंस लिया है अपॉन में कितने टाइम इंटरवल का लिया है, dt टाइम इंटरवल, ये उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? एट t इक्वल टू t1, Yes, sir. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब भी अपन वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेशन, उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रही है बात? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है Yes. विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्चुअली दिस इज स्लोप ऑफ vt का, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ vt का। सही बात है लोग? स्लोप ऑफ टेंजेंट Yes, sir. टू vt का, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी बच्चे को तकलीफ है क्या? No, sir. इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताइए। डायरेक्शन So ऑफ ए वेक्टर tangent.
सेम एज डायरेक्शन ऑफ डीवी, टेंजेंशियल नहीं है, डीवी की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, समझ में आ रही है बात। डीवी की डायरेक्शन ना ही तो V2 की Yes, sir. डायरेक्शन है, Yes, ना sir. ही V1 की डायरेक्शन है। V2 अपनी जगह पे टेंजेंशियल है, V1 अपनी जगह पे टेंजेंशियल है, समझ में आ रही है बात। और ये दोनों टेंजेंट डिफरेंट सी हो सकती है, आया ना, और उनके डिफरेंस के अलोंग डीवी की डायरेक्शन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में स्पेशली लिख रहा हूँ, नॉट अलोंग नॉट नेसेसरली टू बी टेंजेंशियल, समझ में आ रही है बात, ऐसे लिख रहा हूँ। नॉट नेसेसरी टू बी टेंजेंशियल, ऐसे लिख रहा हूँ। अंग्रेजी मेरी थोड़ी वीक ही है यार, तो जो भी थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है या स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसे इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। Okay, sir. यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया जो मैं समझाने जा रहा हूँ। Yes, sir. हाँ sir. क्या एक ही बच्चा बाध्य है क्या जवाब देने के लिए, बाकी सबका मौन व्रत है। नहीं सर। मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, एक बच्चा बोल रहा है यस सर, बाकी सबने तो हाँ सर, हमने तो उसी को असिस्टेंट रखा हुआ है, वही बोलेगा, है ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास में एक्टिव रहो, ठीक है। अगर आप एक्टिव रहोगे तभी पढ़ने में मजा आएगा। हाँ सर। और अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं होगे, मैं सही बात बता रहा हूँ, अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिव नहीं होता है तो कोई भी टीचर हो, मैं नहीं, कोई भी टीचर हो, उसको पढ़ाने में मजा नहीं आता। और अगर टीचर को पढ़ाने में मजा नहीं आता है तो वो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आ रहा है। और अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा पाओगे तो तुम अच्छा सीख कैसे पाओगे। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टीचर अच्छा पढ़ाए, ये सब भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिव हो, कितने एक्टिव हो क्लास में। मैं 4 बार ये पूछ चुका हूँ कि ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, बस एक बच्चा बोल रहा है बेचारा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस बच्चे का, कम से कम वो जवाब दे रहा है। बाकी सब अपना माइक और बंद करके बैठे हैं, वीडियो बंद करके बैठे हैं। आगे चलूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूनिट क्या होगी एक्सेलेशन, एक्सेलेशन डीवी बाय डीटी है, और वी खुद डीएस बाय डीटी है। सही बात है बता। तो एक्सेलेशन हो गया हाँ सर। डी बाय डीटी ऑफ डीएस बाय डीटी, राइट। दिस इज एक्चुअली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट। हाँ या ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सेलेरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। ये क्या Yes, शो sir. कर रहा है, Yes, sir. 1 सेकंड में कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, मीटर पर सेकंड, कितने मीटर चला 1 सेकंड। ये क्या शो कर, 1 सेकंड में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड जो है उसकी वैल्यू कितनी चेंज हुई। समझ में आ रही है बात। 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने सभी टर्म्स के बारे में पढ़ लिया और आई होप सबको पता भी लग गया होगा कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है और क्या होती है एक्चुअली, राइट। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ।
the position of a particle changes with respect to time is t square minus 3t plus 1. Find its acceleration. सर ये पोजीशन का चेंज है, क्या कह रहे हो? पोजीशन का चेंज है ये। अब थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये पोजीशन का चेंज है ना। हाँ, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया ना बेटा। t इक्वल टू 0 पे अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये पोजीशन का है, और t इक्वल टू 0 पे अगर x की वैल्यू 0 है तो ये पोजीशन भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? जब आपकी कोई हाँ सर। कांस्टेंट Yes, sir. ऐड हो गई है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो गई है इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे ये सारी टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म तो है ना कुछ ना कुछ। अगर वो नॉन जीरो है कांस्टेंट टर्म तो इसका मतलब ये पोजीशन ही हो सकता है। t इक्वल टू 0 पे कभी भी डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 से ही मेजर किया जाता है, राइट? इसलिए t इक्वल टू 0 पे Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. 0। दिस इज पोजीशन टाइम का पोजीशन टाइम इक्वेशन है। कोई पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है जो कि x में गिवन है तो फाइंड इट्स वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी between t equal to 1 to t equal to 3. Second, velocity at t equal to 3. Average acceleration between and t equal to 1 and t equal to 3. Or acceleration at t equal to 3. समझ में आ रही है बेटा? सॉल्व करो।
देखिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू विद एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। सॉल्व करो ना मैं। Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है ना बेटा। तो चेंज इन पोजीशन फाइनली t इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या है, x एट t इक्वल टू 3 कितना आएगा, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना आएगा, 28. 10 आ गया, ओह सॉरी 28 आ गया। x इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, 0. इक्वल टू 1 पे 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 Sir, 0. इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0 था और x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे देखिए x इक्वल टू 1 था। समझ में आ रही है बात, Yes, sir. मतलब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 है, पहले यहाँ है t इक्वल टू 0, फिर t इक्वल टू 1 पे मतलब 1 सेकंड बाद वो यहाँ है x इक्वल टू 0 और फिर 3 सेकंड पे वो यहाँ है t इक्वल टू 3, मतलब ऐसे गया होगा राइट, और भी पीछे गया होगा पता नहीं है, और भी पीछे गया होगा लेकिन पहले इधर गया होगा फिर वो इधर गया होगा। समझ में आ रही है बात, इससे आगे पीछे गया या नहीं गया उसको बाद में चेक करेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 से लेके 28 तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का चेंज देखना है या पोजीशन का चेंज देखना है, तो ये तो फिर यही वाला होगा, सही बात है होगा, Yes, sir. कितना आएगा 28 माइनस So 28 minus 0 upon 1 plus 3. 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात, Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड आएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, तो ये इंस्टेंटेनियस बतानी है, वो क्या होगी dx by dt होगी, तो dx by dt क्या है, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस, और ये कब की बतानी है, t इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस, कितना आएगा ये, Sir, 30. है ना, तो यहाँ पे ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है भाई। थर्ड वाला देखना अपने को एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, है ना। Yes, फाइनल sir. वेलोसिटी इक्वल टू 3 की वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 3 की वेलोसिटी ये है, t इक्वल टू 1 की वेलोसिटी क्या है, इसी के अंदर t की वैल्यू 1 Sir, 2 meter per second. तो 3 प्लस 2 माइनस 3 2 आ गया, तो ये आ गया t इक्वल टू 3 की 30 है, k इक्वल टू 1 की 2 है, और दोनों पॉजिटिव आ रही है ना, ये वाली वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रही है, ये वाली वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम, पहले जैसे 30 आई कैप है और वो भी 2 आई कैप है, तो डिफरेंस लेंगे तो 28 आई कैप, समझ में आ रही है बात, तो डायरेक्शन सेम इसलिए दोनों को पॉजिटिव है, और टोटल चेंजिंग टाइम कितना हुआ 3 माइनस 1 2 आया, दिस इज आल्सो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात, Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 देखना है, t इक्वल टू 3 का एक्सेलरेशन देखना है, तो कैसे करेंगे, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फंक्शन ये वाला है, Sir, उसको और differentiate करेंगे.
इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, राइट। ये कितना आएगा 60 प्लस 2 है ना, 3t स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कब का बताना है, k इक्वल टू 3 का बताना है, कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 20। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा ये वेक्टर क्वांटिटीज है, बट अपन डायरेक्शन की बात करें तो अपन एज सच सब देखिए, अपन मैं ऐसे बोल सकता हूँ डायरेक्शन के बारे में कि लेट अस सपोज मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देता हूँ, तो जो भी चीजें इधर आ रही है वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे शुरुआत के अंदर x की वैल्यू 28 आई, तो मतलब वो x इज इक्वल टू 28, वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो जीरो होगी। वेलोसिटी की बात करें जैसे t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड आई, तो इसकी डायरेक्शन मैंने बताया ना कि अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो ये डायरेक्शन इस साइड वाली है, तो इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है। जैसे इसी तरीके से एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया मतलब इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है ना, क्योंकि अपन रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन तो केवल या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब यही है कि अपन एक लाइन के लॉन्ग मोशन पढ़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे या फिर और कोई डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। तो ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो राइट में होगी या लेफ्ट में होगी। अब आपने जिसको पॉजिटिव लिया है, अब जनरली अपन पॉजिटिव कौन सी वो राइट को लेंगे। क्यों राइट को लेंगे? क्योंकि हमारे पास जो x दे रखा है वो x कोऑर्डिनेट दे रखा है और x कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तकलीफ है बेटा? तो ये हमारे पास राइट डायरेक्शन में जो भी चीजें पॉजिटिव आ रही है वो सब उन सब की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये अपन ये बात करते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलें। हाँ सर। यस सर। अब आगे बात करता हूँ मैं। अब अपन मोशन के बारे में, अभी सारी टर्म्स के बारे में अपन ने सीख लिया, कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है और उसको कैसे निकालते हैं। अभी अपन मोशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। स्कूल यूनिफॉर्म होती है ना, एक जैसी ड्रेस, तो स्कूल यूनिफॉर्म हो गई, आया ना। यस। तो इसी तरीके से मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब उसका वेक्टर ही कांस्टेंट है। और वेक्टर कांस्टेंट है मतलब क्या है? एक ही मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में। दोनों ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, तो हमेशा वो इधर ही चलता रहेगा v वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. जब तक अपन मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब तक वो इसी लाइन के अलोंग चल रहा है। ठीक है बेटा, किसी को v वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर अपन ये बोलें कि कोई टाइम इंटरवल में वो कितना चल लेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
ठीक है ना, इस t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमें पता है कि dv बाय ds बाय dt क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी है। तो ds वेक्टर हो गया हमारे पास v dt। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो ये ds हो गया dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात, और टाइम t के ऊपर dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ में हो गया। जैसे यहाँ पे ये dt टाइम के अंदर ds डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो v dt के बराबर है। तो ऐसे ds अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ने हैं पूरे t टाइम तक। समझ में आ रही है बात। तो इन सभी ds का क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन। तो ds वेक्टर का इंटीग्रेशन हो गया s वेक्टर। तो ये आ गया। अब v वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। हमने बोला ना v वेक्टर कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं आप। सही बात है बोलो। तो इस यहाँ से अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इनटू टोटल टाइम। अरे हाँ है ना। यस सर। आज तक अपन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोलते थे ना बचपन में। हाँ हाँ सर। सर। ये वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों वेक्टर फॉर्म में है। इनको भी अपन इक्वल बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम। कब, जब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो। समझ में आ रही है बात। उस कहानी में उस केस में अपन ये बोल सकते हैं, राइट। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? नो सर। नो सर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेशन 0 था। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0। समझ में आ रही है बात। तो इसी बात को अपन ये भी बोल सकते थे कि मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मोशन विद 0 एक्सेलरेशन। सही बात है गलत बात। यस सर। ठीक है ना। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी का चेंज ही एक्सेलरेशन बताता है। सही बात है गलत बात। वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, तकलीफ है किसी बच्चे को? नो। आगे चलो। यस सर। सर एक डन सर। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ वाला मोशन पढ़ते हैं। ठीक है। अब एक चीज मैं आप सबको बता दूं तो पहले कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपन कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है।
जैसे हमारे पास इस लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, तो एक लाइन के अलोंग ही होगा। तो अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, तो जिन जिन एलिमेंट्स, जिन जिन टर्म्स की डायरेक्शन इधर होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव है, लेकिन जिस डायरेक्शन इधर होगी वो डायरेक्शन नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर इधर वाला प्लस ए वेक्टर है तो इधर वाला माइनस ए वेक्टर होता है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ या नहीं? तो अगर अपन किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेट अस सपोज मैंने कभी बोल दिया कि वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अगर ये वाली है तो जिसकी डायरेक्शन उस वेलोसिटी के अपोजिट होगी, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, उस वेलोसिटी से अपोजिट वाले डायरेक्शन वाले जो भी कंपोनेंट्स है उनको नेगेटिव बोलेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और अगर अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने इसी लाइन में अलोंग ऐसे कर लिया कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब उधर वाले सारी चीजें नेगेटिव होगी, ठीक है। कोई भी लाइन के अलोंग मोशन हो सकता है, उसमें से किसी एक को आपको पॉजिटिव डिसाइड करना है, वो आपकी मर्जी है। किसी तो को भी सर हम आंसर कैसे करेंगे? क्या कह रहे हो? हम आंसर देते समय कैसे करेंगे? तो सबका आंसर अलग आएगा ना। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा ना, आगे आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर पूछ लिया हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे तो वो या तो स्पेशली मेंशन करेंगे कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेनी पड़ेगी, या फिर वो आंसर्स के अंदर आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछेंगे केवल। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. आगे क्वेश्चन आएंगे तब देखते हैं। नेक्स्ट है मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने पहले जीरो एक्सेलरेशन वाला मोशन पढ़ लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोशन विद नॉन जीरो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना। जब ए वेक्टर हमारे पास नॉन जीरो हो बट कांस्टेंट हो। समझ में आ रही है बात? ए वेक्टर कांस्टेंट, Yes, sir. उस मोमेंट की बात कर। इससे पहले ए वेक्टर जीरो वाला पढ़ लिया अपन, ठीक है। तो इस केस में जब ए वेक्टर कांस्टेंट होगा तो ए वेक्टर जो कि कांस्टेंट है उसको अपन लिख सकते हैं डीवी वेक्टर अपॉन डी। सही बात है मतलब? यस सर। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? Yes, sir. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? Yes. तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है, और थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v वेक्टर है, ठीक है ना। ये t इक्वल टू t इनिशियल हो गया या t1 हो गया, ये t इक्वल टू t। समझ में आ रही है बात? इसको t इक्वल टू 0 ही बोलते हैं, उसको कोई टाइम t इक्वल टू t बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है, कोई टाइम बाद v वेक्टर है, और ये जो चेंज हुआ है ना, ये कांस्टेंट रेट से हुआ है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? यहाँ से अपन ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो एक कांस्टेंट रेट से हुआ है। तो यहाँ से डीवी वेक्टर किसके बराबर आ गया? 8, ठीक है, सही बात है दोस्तों। तो टोटल चेंज ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम dt। dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो टोटल चेंज निकालना है अपने। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक टोटल चेंज निकालना है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या था? u वेक्टर। t इक्वल टू t पे वेलोसिटी क्या था? v वेक्टर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. एक बात ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में जो लिमिट यहाँ पे रखी जाती है उसी के कोरस्पॉन्डिंग इसकी लिमिट रखी जाएगी। यहाँ पे लिमिट t इक्वल टू 0 की रखी जा रही है, तो
v की वैल्यू भी t इक्वल टू 0 पे रखी जाएगी। समझ में आ रही है बात? yes sir, Yes. जो यहाँ पे रखी जा रही है वही वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे अगर t की वैल्यू t रखी जा रही है तो v की वैल्यू भी t इक्वल टू t पे रखी जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास v वेक्टर माइनस u वेक्टर, क्योंकि ये v वेक्टर आएगा और v वेक्टर में पहले अपर लिमिट पुट थी फिर लोअर लिमिट पुट थी, इज इक्वल टू यहाँ पे ये एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ v 0 से लेकर, तो ये क्या आ गया v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इनटू t। समझ में आ रही है बात? तो ये आ गया v इज इक्वल टू u प्लस t। सर लेकिन यहाँ तो अलग अलग लिमिट्स डाली है ना, क्या कह रहे हो? लिमिट हाँ, लिमिट सर दोनों जगह सेम ही डालनी है ना, आपने अभी बोला। हाँ, दोनों जगह कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट डाल, यहाँ पे t के कॉरस्पॉन्डिंग t इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग v क्या है, ठीक है ना, t इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग v की वैल्यू u है। यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 डाले हो तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो v है वो डालना है, t इक्वल टू t के कॉरस्पॉन्डिंग v की वैल्यू v है। समझ में आ रही है बात? तो ये इक्वेशन हाँ, आपने पढ़ी बहुत बार, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, जनरली आपने Yes, यही sir. पढ़ा हुआ है, v इक्वल टू u प्लस at, राइट। तो वेक्टर फॉर्म में होगी ये वाली, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब वेक्टर होते हैं, टाइम स्केलर है तो उस पे वेक्टर नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन वैलिड कब है? ओनली व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब वैलिड है, क्योंकि तभी आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो इसको। अपने इंटीग्रेशन से बाहर लिया ना इसको, ये कांस्टेंट है तभी तो बाहर ले सकते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो बाहर ही नहीं ले सकते, फिर ये इक्वेशन थोड़ी आती। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. आगे चलूं बेटा? हाँ सर। अब हमने v इक्वल टू u प्लस at बोल दिया, राइट। एक बार मैं स्केलर फॉर्म में बात कर लेता हूँ कि v इक्वल टू u प्लस at, ये कोई टाइम t की वेलोसिटी है, सही बात है गलत बात? हाँ सर। और ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है। तो v क्या है? v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, या फिर वेक्टर फॉर्म में बोल दो एट एनी टाइम, एनी जनरल टाइम, एनी जनरल टाइम t। समझ में आ रही है बात? एंड u इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आई शुड, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। और a तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये कहानी है। तो v कोई भी टाइम की वेलोसिटी है, तो ये जो v है वो उस टाइम का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सही बात है गलत बात? Yes, ऐसा sir. है ना? हाँ सर। तो इसी को मैं ds बाई dt लिख सकता हूँ, इसी v को। तो ये क्या आ गया? u प्लस at के बराबर, सही बात है गलत बात? तो ds किसके बराबर आ गया? Sir, u plus at into dt. राइट। वेक्टर फॉर्म में जाओ तो वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर एरो ही लगाना है। फिर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूँ, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक। अब t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? 0। t इक्वल टू t पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट s हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया? s माइनस 0,
इज इक्वल टू u या t के साथ, पहले इसको अपन अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, u dt प्लस at dt, सही बात है बेटा। yes, हाँ सर। और u भी क्या है, इनिशियल वैल्यू है वेलोसिटी की, ये तो एक इनिशियल वैल्यू है ना, एक मोमेंट की वैल्यू है, तो वो तो एक कांस्टेंट ही होगी, सही बात है बेटा। क्योंकि चेंज तो तब होगा ना, तो थोड़ा सा आगे टाइम जाएगा तब वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो कोई वेलोसिटी होगी ना, सही बात है बेटा। हाँ सर। तो ये तो एक पर्टिकुलर मोमेंट Yes, की वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही होगी कुछ ना कुछ, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ। इसी तरीके से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t तक, सभी की लिमिट्स क्या है, 0 से t, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या आएगा, ut प्लस a, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, समझ में आ रही है बात, 0 से t तक, 0 से t तक, राइट। अरे हाँ या ना। yes, तो हाँ ये सर, yes, t माइनस 0 बनेगा, तो वो भी t हो जाएगा, और इसमें भी t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये भी t स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो s की वैल्यू जो है वो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आ जाएगा, सही बात है कुछ बात। यस सर। समझ में आया सही बच्चों को। yes, yes, sir. सर u कांस्टेंट क्यों लिया, u कांस्टेंट इसलिए लिया क्योंकि ये t इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी है, dt टाइम बाद वेलोसिटी का चेंज आएगा ना, थोड़े सा टाइम इंटरवल तो चाहिए ना चेंज आने के लिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो मतलब वहां पे वेलोसिटी क्या है, उस मोमेंट की वेलोसिटी, वो तो कोई ना कोई वैल्यू ही होगी ना, कि इस टाइम पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, सही बात है गलत है, या 10 मीटर पर सेकंड है, ऐसे थोड़ी है कि इस टाइम पे वेलोसिटी वेरिएबल है, और वेरिएबल होने का मतलब क्या है, एक टाइम के साथ ही तो वेरी होगी कोई चीज, सही बात है गलत बात। एक मोमेंट पे तो हर चीज कांस्टेंट ही होती है ना, मोमेंट का मतलब जिसमें टाइम का कोई भी गैप ना हो, सही बात है गलत बात। Yes, yes, sir. sir, तो ये एक पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी है u, इसलिए u की कांस्टेंट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, राइट, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, ये इनिशियल मोमेंट की वेलोसिटी है, इसलिए इसको कांस्टेंट लिया, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी, सही बात है गलत बात। yes, sir, सही बच्चों को समझ में आया है ये। हाँ अरे सर। यही Yes, sir. करना है, हाँ तो सर, आप वेक्टर फॉर्म में मैं बता देता हूँ, कई बच्चों को ये लग रहा हो वेक्टर क्यों नहीं यूज किया, ये लो सब जगह वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। वो वेक्टर वेक्टर बार बार बोल बोल के ना फिर बोर सा हो जाते हैं, इसलिए मैंने सीधा ही कर दिया। अब समझ में आया। Yes, sir. yes sir, तो दिस इज एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर इनटू टी, ठीक है बेटा। हाँ सर। आगे चलें। yes, sir, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों ही इक्वेशन तब वैलिड है जब a इक्वल टू कांस्टेंट है, क्योंकि हमने हमारे डेरिवेशन में पहली इक्वेशन से ही दूसरी ड्राइव की है, और पहली इक्वेशन तभी वैलिड थी जब a कांस्टेंट था, राइट। Yes, sir. अब पहली में से t निकालो, पहली इक्वेशन फ्रॉम वन, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई ए, राइट। हाँ सर। yes, sir,
पुट इनटू v माइनस u बाई ए, e की जगह यही पुट कर दो। ठीक है, कितना आएगा uv बाई ए माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, प्लस हाफ, कितना आएगा बेटा, ये नीचे ए स्क्वायर है ऊपर ए है तो नीचे ए आ गया, राइट, सुन रहे हो, ये ए स्क्वायर है ये ए, हाँ सर। ए से ए के इतना ला जाएगा तो नीचे ए आ गया। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 यूवी, कितना आएगा ये uv बाई ए, uv बाई ए माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई 2a प्लस यू स्क्वायर बाई 2a माइनस uv बाई ए। समझ में आ रही है बात? कौन कौन यहाँ पे Yes, फालतू sir. प्राणी, ये प्राणी फालतू है, और कोई है क्या? ये देखिए यू स्क्वायर बाई ए और यू स्क्वायर बाई 2a दोनों अपोजिट साइन का है, कौन बड़ा है इनमें से? u square by 2 नहीं u स्क्वायर बाई ए बड़ा square by a, का डबल है, हाँ सर हाँ, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई 2a और यू स्क्वायर बाई ए में से यू स्क्वायर बाई 2a सब्ट्रैक्ट किया, यू स्क्वायर बाई 2a, लेकिन जो बड़ा होगा उसी का तो साइन यूज होगा ना, नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 2a नीचे एलसीएम लेके राइट साइड में लेके, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. पहली इक्वेशन से दूसरी निकाली, फिर पहली दूसरी दोनों का यूज करके तीसरी निकाली, ठीक है। सर इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ, क्योंकि ये पहली दूसरी से तो ड्राइव करके निकाली है अपन, Okay. पहली में से t की वैल्यू दूसरे में पुट करी है ना, तो वो दोनों इक्वेशन तब वैलिड थी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। सही बात है गलत बात? तो तीसरी भी तो तभी वैलिड होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब एक चीज देखिए, हमने क्या किया, हमने t को एलिमिनेट किया है, t की जगह कुछ और पुट किया है ना पूरी इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन का यूज करके t को हटाया है, तो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता, टाइम की टर्म नहीं है। सही बात है गलत बात? पहली और दूसरी में Yes. टाइम हाँ की सर, टर्म, तो जब टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो अपने, तब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब एक चीज और बताता हूँ, पहली इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर, दूसरी को भी लिख सकते हो। तीसरी इक्वेशन क्या है एक्चुअली पता है? v स्क्वायर का मतलब है कि v वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो ये एक स्केलर हो गया। सही बात है गलत बात? Yes. डॉट प्रोडक्ट है, u स्क्वायर का मतलब है u वेक्टर डॉट u वेक्टर, ये भी स्केलर हो गया, और यहाँ पे भी a डॉट s है, तो ये भी स्केलर हो गया। समझ में आ रही है बात? मतलब इसका अगर करोगे तो ये v वेक्टर डॉट v वेक्टर है, अरे हाँ है ना, v वेक्टर डॉट v वेक्टर तो मॉड v इंटू मॉड v हो गया, वेलोसिटी ऑफ के Yes, मैग्नीट्यूड sir. का इज इक्वल टू मॉड u का स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। तो ये थर्ड इक्वेशन में हर चीज स्केलर है, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? yes Sir, sir, इसमें स्केलर है, product क्यों नहीं ये भी स्केलर फॉर्म। सही बात है गलत बात? हाँ बोलिए बेटा। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज किया?
वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ी यूज करेंगे इसमें, क्यों यूज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे बताइए? बी स्क्वायर क्या है? 8b डॉट बी है, समझ में आ रही है बात? बी वेक्टर का वी वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, बी क्रॉस बी, तो yes sir, समझ में आ रही है बात? yes Yes, sir. आगे चलो। हाँ सर। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशन तब वैलिड है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना? ए वेक्टर कांस्टेंट है, ए नहीं ए वेक्टर। अब यहाँ पे अपन इनसे ना कुछ और भी दो इक्वेशन बना सकते हैं, देखिए बी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी, राइट? एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इनटू टी प्लस में हाफ ए वेक्टर इनटू टी स्क्वायर, सही बात है बोल रहा? अब एक काम yes करो, sir, Yes, sir. यहाँ से यू वेक्टर को वी वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, सही बात है बोल रहा? और यहाँ पे पुट कर दो। ये तो सब केवल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना बेटा? ये कितना आएगा? बी वेक्टर इंटू टी माइनस ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही बात है बोल रहा? तो ये कितना आएगा? ए टी स्क्वायर और हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी वेक्टर इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक फाइनल वेलोसिटी की टर्म में इक्वेशन है, समझ में आ रही है बात? इनिशियल वेलोसिटी की टर्म में ये वाली इक्वेशन, जब u पता हो तब अपन ये इक्वेशन यूज करेंगे, जब v पता हो तब अपन डायरेक्ट u यूज कर सकते हैं। या तो ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि u से पहले v निकाल लो, समझ में आ रही है बात? या फिर v से पहले u निकाल लो फिर इसका यूज कर लो। तो बात ये कि ये सब कोई याद नहीं रखता है, वैसे इन्हीं तीन से काम चलाते हैं जनरली लोग, ठीक है? बट मैं बता देता हूँ कि इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम बच जाएगा, यहाँ पे दो को सोल्व करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट सोल्व करके अगर आपको याद कर टाइम बचता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये थर्ड है ये फोर्थ है, मान लेते हैं इन दोनों का जोड़ कर दिया थर्ड और फोर्थ का, तो एस वेक्टर प्लस एस वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2s वेक्टर, यू टी प्लस वी टी, तो ये आ जाएगा u प्लस वी इंटू टी, सही बात है? मतलब हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस टू वेक्टर बाय वी वेक्टर बाय 2 इंटू 2। हाँ है ना? लेकिन ये भी वैलिड तभी है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ए वेक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है ना? इसमें ए वेक्टर की कहीं टर्म नहीं है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. एक्सेलेरेशन में कोई टर्म नहीं है, लेकिन इस बात की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि ए वेक्टर चलो गिवन तो नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन में यूज तो नहीं हो रहा है, परंतु ए वेक्टर कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी ये इक्वेशन बनेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, sir. अगर ए वेक्टर कांस्टेंट है तो आप डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट लिख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इनटू टाइम। समझ में आ रही है बात? किसी बच्चे को तकलीफ है क्या?
No, sir. आगे चलो। यस सर। ये पांचों इक्वेशन तभी वैलिड है हमारे पास, 5 इक्वेशन अपन ने बना दी जब ए वेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। अब एक चीज का और ध्यान रखिए, आप एक्सेलेशन को लिख रहे हो dv बाई dt लिख रहे हो ना, ये Yes, कब sir. है, यहाँ से एक्सेलेशन कब निकाल सकते हैं, when velocity is given as a function of time। फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज पता है आपको, तो आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो और एक्सेलेरेशन बता सकते हो, राइट। Yes, sir. लेकिन अब इसी के अंदर देखिए, मैंने दोनों साइड में है ना ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड कर दिया, राइट। ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब dv को इस ds के साथ लिख दिया, ये सर dv क्या और ये किया? ds एक साथ, और ये ds और ये dt एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. और ds बाई dt क्या है, v है। तो ये एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन इज v dv बाई ds। जब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलेरेशन डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला तब कब वैलिड है, व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब v आपका एज जब हमारे पास फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो आप एक्सेलेरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रही सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you show the previous slide? Done, sir. और यहाँ पे एक बढ़िया सी बात और बता देता हूँ कि ए वेक्टर हमारे पास dv वेक्टर बाई dt है, राइट। तो अगर मैं ए वेक्टर को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसका मतलब dv वेक्टर पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? लेट अस सपोज ए वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब dv वेक्टर की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। सुन रहे हो बेटा? Yes, और sir. dv वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? हाँ, sir. भी ये छोटे से टाइम dt के अंदर, ये छोटा सा dt टाइम इंटरवल है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल है और फाइनल वेलोसिटी v फाइनल, तो इनका डिफरेंस है। और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल। सही बात है गलत बात? अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव,
इसका मतलब v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होने का मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होना, और इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होगी। सही बात है गलत बात? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलेरेशन था, पहले वेलोसिटी इधर थी और इसी की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी होगी। इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि व्हेन a vector is in same direction of v vector is in the same direction of v vector, then velocity increases। सही बात है बात? Yes, sir. Yes, sir. When a vector is in the opposite direction of v vector, then velocity decreases। समझ में आ रही है बात? अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। सही बात है गलत बात? यस सर। इससे बच्चों को कोई तकलीफ है? No, sir. आज अपने बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी चीजें सीखी है, इनके ऊपर अभी तक अपन क्वेश्चन नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा? Okay, sir. आप इनको अच्छे से जब नेक्स्ट क्लास में आओ ना, तो क्लास में आने से 15-20 मिनट पहले इसकी एक अच्छे से रीडिंग दे देना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने में आसानी हो। समझ में आ रही है बात? हाँ, sir. Yes, sir. अदरवाइज आप भूल जाओगे। एक तो भी जाते ही रीडिंग दे देना, एक नेक्स्ट क्लास में आने से 15-20 मिनट पहले रीडिंग दे देना। ठीक है? तभी Okay, अटेंड sir. करना नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी। राइट? Sir, Yes, sir. होमवर्क है, हमने जो पहले होमवर्क क्या दिया था, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 दिया था क्या? सर पार्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 फिर पूरा करो, उसको आज बच्चे करके नहीं आए, पहले उसका पूरा करो Sir. फिर आगे देखो। और कर लिया है तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में 1 to 10 कर लेना। ठीक है? सर आपने कल पार्ट 3 दिया था। पार्ट 3 दिया था क्या? पार्ट 2 हो हाँ गया सर। आपका? हाँ सर, वो इंटीग्रेशन है पार्ट 2 में। तो एक्सरसाइज 3 का कर लो फिर। एक्सरसाइज 3 का कर लो फिर। लेट मी गिवन। जिन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया वो कंप्लीट कर लेना, बाकी बच्चे एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लेना। ठीक है? Okay, sir. एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है बेटा? चलो, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. बाय।